दर्शकों नमस्कार, मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ डीडी बिहार के इस विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। आज का जो हमारा विषय है वो हर महिला, हर परिवार और हमारे समाज के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज हम ये जानेंगे कि किन कारणों से महिलाओं को गर्भधारण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और विज्ञान व चिकित्सक के माध्यम से ऐसे कौन कौन से उपाय उपलब्ध हैं जो समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकते हैं। इस विषय पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा प्रसाद। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैम, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि गर्भधारण करने के लिए सही उम्र क्या है, उसकी सही उम्र क्या है? जो महिलाओं में जो पीक प्रजनन क्षमता होती है वो 26 से 30 साल के बीच में होती है। तो लेट 20s या 23-24 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक ये परफेक्ट एज होता है गर्भधारण के लिए। लेकिन जैसा कि आज आप जानते हो सोसाइटी काफ़ी चेंज हो गई हैं, लड़कियां भी महिलाएं भी पुरुष से कदम मिला के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो इसके कारण जब लड़कियां अपने करियर पे फोकस कर रही हैं तो ऑब्वियसली शादियां लेट से हो रही हैं और बच्चे भी लेट से हो रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बेस्ट टाइम है प्रेगनेंसी का वो अराउंड 24 से 30 के बीच में है। लेकिन आजकल उसकी जो एवरेज एज ऑफ कंसेप्शन है महिलाओं में वो बढ़ती जा रही है बिकॉज करियर फोकस्ड हो गई हैं महिलाएं भी। जी मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो गर्भावस्था होती है उसमें जो महिलाएं जो हैं वो लेट से इस चीज़ों को अपना रही हैं, तो उसका वजह क्या हो सकता है? जैसे कि तनाव होना या फिर नींद नहीं आना या फिर खान पान, इसका क्या भूमिका है गर्भधारण में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल? देखिए, गर्भधारण की जो समस्याएं बढ़ रही हैं या मतलब इनफर्टिलिटी के जो रेट्स बढ़ रहे हैं वो बेसिकली कुछ कारण जो इम्पोर्टेंट है वो सोसाइटी में जैसे चेंजेस आ रहे हैं, महिलाएं लेट से शादियां कर रही हैं और एज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रेगनेंसी या गर्भधारण के लिए, स्पेशली महिलाओं में। क्योंकि जो बच्चियां जन्म लेती हैं वो एक सीमित संख्या में अंडे लेके जन्म लेती हैं और उनके जीवन काल में यही अंडे जब तक मासिक धर्म शुरू होता है और जब एक मासिक धर्म खत्म होने का एज है जो कि एवरेज इंडिया में 47 होता है, 47 साल का उम्र, उस दौरान यही अंडे जो वो जन्म लेके जिसके साथ वो जन्मी है इसी दौरान यूज़ होते हैं। तो जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है अंडों की संख्या और गुणवत्ता दोनों ही कम होती जाती है। तो जैसा कि आपका पहला सवाल था कि एज क्या है, सही उम्र क्या है, तो वो 24 से 30 साल के बीच में एक बेस्ट एज है जिसमें महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं। उम्र बढ़ने के साथ इनफर्टिलिटी के कारण या गर्भधारण में महिलाएं को तकलीफ ज़्यादा होती है, पुरुषों को भी होती है, लेकिन पुरुषों पे एज का इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता जितना कि महिलाओं पर पड़ता। हमारी महिलाएं रिप्रोडक्टिवली यानी उनकी प्रजनन क्षमता हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स यानी कि आप यूके चले जाओ या वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाओ तो हमारी जो प्रजनन क्षमता है या हमारी महिलाएं रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी बूढ़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न काउंटर पार्ट। तो एज लेट से शादियां होना, लेट से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जिसके कारण इनफर्टिलिटी आज बढ़ रही है। दूसरे कारण है कि हमारा लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, हर क्षेत्र में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, पढ़ाई हो, जॉब हो, आपसी रिलेशनशिप हो, सब चीज़ में तनाव बढ़ गया है जिसके कारण स्ट्रेस, खान पान भी, जंक फूड ज़्यादा लोग आजकल अपने डाइट में लेने लगे हैं। प्रिजर्व्ड फूड मतलब घर में फ्रेश खाना नहीं बनता है, बाहर से प्रिजर्व्ड फूड आते हैं, उनमें जो केमिकल्स होते हैं, ये सब चीज़ें सब कुछ इनडायरेक्टली हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। तो इनका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पे। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे ओबेसिटी या मोटापा, आजकल आप मोटापा एक पैंडेमिक हो गया है। जैसे कोरोना जब बहुत तेज़ी से कोई भी बीमारी फैलता है तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं, तो ओबेसिटी यानी मोटापा भी आज एक पैंडेमिक की तरह बढ़ रहा है। इंडिया में ही हर 5 में से 1 इंसान मोटा है, जितना आइडियल वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा है।
तो मोटापे के कारण भी बट रिप्रोडक्टिव मैम ज़्यादा पतला होना ये भी तो एक कहा जा सकता है कि गर्भावस्था के लिए बाधा बन सकता है, ज़्यादा मोटा होना या फिर ज़्यादा पतला होना। अगर आपका एक आइडियल बीएमआई होता है, लोअर वेट में बीएमआई मतलब बहुत पतला होना ऐसा कम ही देखा गया है, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत महिला लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास से हैं, उनको खान पान प्रॉपर नहीं मिल रहा है। लेकिन आजकल जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इतने फ्री राशन मिल रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ 80 करोड़ 140 करोड़ की आबादी में ऑलमोस्ट 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम से राशन मिल रहा है। तो वो लोअर वेट होना वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना कि ओबेसिटी इज़ अ प्रॉब्लम, इज़ अ पैंडेमिक। आज पैंडेमिक के हिसाब से ओबेसिटी बढ़ रही है, तो जब मोटे होते हैं उनमें भी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है। और मेल्स में स्पेशल मेल और फीमेल दोनों के लिए मोटापा अच्छी बात नहीं है। लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस, जैसे स्मोकिंग, महिला पहले आज से 10 साल पहले पटना की बात कर रही हूँ मैं, हार्डली कभी स्ट्रीट्स पे लड़कियों को स्मोक करते देखती थी जी। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा अनुपात में लड़कियां भी स्मोक करने लगी हैं, और जिनका कि बहुत सिवियर नेगेटिव इम्पैक्ट उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र पे भी पड़ता है। उनके एग्स जो होते हैं वो जल्दी ख़राब होते हैं, उनकी क्वालिटी और कम भी होता है। ओवेरियन रिजर्व बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है जो महिलाएं स्मोक करती हैं। बट मैम हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्मोकिंग करना तो ठीक है, वो गलत है। अगर कोई महिला गर्भावस्था के दौरान, गर्भधारण के दौरान अगर वो स्मोकिंग करती है, जैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो करती हैं, तो उस पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चे पे। बच्चों में ऑटिज़म नाम का ऑटिज़म की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ऑटिज़म एक साइलेंट है जो कि बच्चा आपका डिलीवर होता है लेकिन वो मेंटली वो फिट नहीं है, वो अपने एज ग्रुप के हिसाब से उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, खान पान, ये सब जो चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में चेंज हो गई, स्ट्रेस, तनाव, तो ये सब हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं, और इसलिए ये सब आजकल बढ़ रहा है। बट मैम समाज में ये भी कहा जाता है कि ऐसे कुछ महिलाएं कहती हैं कि गर्भधारण के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दवा खाने के लिए आती हैं जिसके दौरान उनको लगता है कि वो जो कंसीव है वो जल्दी हो जाएगा। तो इस क्या कितना सच्चाई है इसको, क्या ये सच है कुछ दवा लेने से ऐसा कुछ? देखिए, जो भी महिला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो प्री कंसेप्शन पीरियड में जब महिला ट्राई कर रही हैं तो उसको प्री कंसेप्शन पीरियड बोलता है। उस दौरान कुछ दवाइयां हैं जो महिलाओं को लेनी चाहिए, जैसे स्पेशली फोलिक एसिड या कुछ विटामिन्स हैं, अच्छा खान पान है जो कि उनके एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, जिससे उनको प्रेगनेंसी गर्भधारण करने में सहायता होगी। साथ ही साथ स्पेशली फोलिक एसिड बच्चे में कुछ ऐसे टिपिकल कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स भी प्रिवेंट करता है। तो ये ज़रूरी है कि प्री कंसेप्शन पीरियड में फोलिक एसिड और कुछ अच्छा खान पान, मल्टीविटामिन्स, ये सब हेल्प करते हैं कि महिला जल्दी गर्भधारण कर पाए या टाइमली गर्भधारण कर पाए। गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं हैं उनको कितना आराम करना चाहिए? उस दौरान उनको एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब गर्भधारण की अवस्था में महिलाओं को एक बैलेंस्ड फूड, ठीक है, ग्रहण करना चाहिए न्यूट्रिशनली, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की संतुलित मात्रा हो। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि हमारी पहले भी डिस्कशन हुई, अल्कोहल हो या धूम्रपान हो, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बेबी के ग्रोथ पे भी और महिला के भी शरीर पे गर्भधारण के अवस्था में। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एक पूरे दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे से 7 से 8 घंटे का उनको एक साउंड स्लीप लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तनाव कम होना चाहिए गर्भधारण की अवस्था में, क्योंकि इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट न सिर्फ महिला के शरीर पे पड़ता है बल्कि पल रहे बच्चे पे भी पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एक्सरसाइज
की जहाँ तक आपने बात कही, तो गर्भधारण की अवस्था में भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि सेफ़ हैं। आजकल योगा ये सब महिलाएं सेफली कर सकती हैं अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अंदर, सलाह के आधार पर। हाँ, सलाह के आधार पे कुछ मतलब विथ ऑल द कंसल्टेशन, डॉक्टर का कंसल्ट करके ही जो उनके डॉक्टर्स एडवाइस करे वही एक्सरसाइजेज और वो योगा डेफिनेटली कर सकती है अंडर सुपरविजन। जी मैम, आईवीएफ के बारे में थोड़ा बताएं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में हमारे दर्शकों को कि ये क्या है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ, जिसको कि पहले टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ये एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो कि हम इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को ऑफ़र कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी जब एक जोड़ा यानी एक शादीशुदा कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है और रेगुलर ट्राई करने के 1 साल के बाद भी अगर महिला गर्भवती नहीं हो पाती है तो उन कपल्स में बोलते हैं कि इनको गर्भधारण या इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और 1 साल के बाद अगर नहीं प्रेगनेंसी हो रही है तो इन जोड़ों को किसी भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। और बेसिक इन्वेस्टिगेशन में महिलाओं का भी जांच होती है और पुरुषों की भी, और उसके बाद हमें पता चल इन इन्वेस्टिगेशन या जांच के रिपोर्ट्स के आधार पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम महिला में है, पुरुष में है या दोनों में है। आज जैसे हमारी डिस्कशन हुई लाइफस्टाइल और जो हमारी दिनचर्या चेंज हो गई है, और एक समाज में ये भी धारणा है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कोई महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही, तो प्रॉब्लम सिर्फ महिला में है ऐसा नहीं है जी। पुरुष में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इनफर्टिलिटी के कारण में अगर आप जाओगे तो 1/3 केसेस में से अगर मान लो कि 100 केस हैं इनफर्टिलिटी के, तो उसमें 1/3 यानी अराउंड 30-35% केसेस में महिला में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। उसी अगले 1/3 में पुरुष में कुछ कारण है जिसके कारण महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है, और बचे 20 से 40% में महिला और पुरुष दोनों में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जानना कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, और प्रेगनेंसी क्यों नहीं, अगर उस कारण पे हम पहुंच पाए तो उसके बाद बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। हम दवाइयों से भी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, IUI से यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन से भी ट्रीटमेंट होता है, और जो लास्ट मोडालिटी होती है वो IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की होती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स और थोड़ा फाइनेंशियली मतलब एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। इसमें बेसिकली पहले जो कपल है उनका कुछ ब्लड का टेस्ट होता है, सीमेन एनालिसिस, और कुछ ECG, इको, ये सब हम महिला का करते हैं बिकॉज इस प्रोसीजर में महिला को एनेस्थीसिया भी देना होता है। तो एक बेसिकली हम पहले फिटनेस, थायराइड, ये सब महिला का चेक करते हैं कि वो गर्भधारण के लिए स्वस्थ हैं कि नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, तो उसको हम पहले ट्रीट करते हैं, और उसके बाद हम बेसिकली महिला को IVF के लिए रेडी करते हैं। उसमें 2-3 महीने का प्री कंसेप्शनल पीरियड में हम मल्टीविटामिन्स या कुछ दवाइयाँ ऐसे भी ऐड करते हैं, कोएंजाइम 10 ये सब हो गया, जिससे एग की क्वालिटी इम्प्रूव कर सके, या स्पर्म की पुरुषों में। और उसके बाद जब मैम ये कितने टाइम का प्रोसेस होता है? हाँ, मैं बता रही हूँ। इंजेक्शंस के माध्यम से, गोनाडोट्रोपिन्स के माध्यम से, जो मोस्ट कॉमनली प्रोटोकॉल यूज़ होता है आजकल IVF में, उसमें हम मासिक के दूसरे या तीसरे दिन से महिला को गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जो रोज़ लगता है और जिसका एवरेज ड्यूरेशन 10 दिन का होता है। इस बीच में अल्ट्रासाउंड करके हम ये भी देखते रहते हैं कि एग्स कैसे डेवलप कर रहे हैं महिला के, और एग्स का साइजेस हम मॉनिटर करते हैं। जब मेजॉरिटी कोहोर्ट का यानी मेजॉरिटी एग्स के साइज़ अराउंड 18 to 20 मिलीमीटर पहुंच जाते हैं, तब हम महिला को एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाते हैं। सो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ये गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन हो गया 10 दिन।
और उसके बाद ट्रिगर जब लगता है तो ट्रिगर के अराउंड 35 आवर्स के बाद ओटी में ले जाके एनेस्थीसिया बेहोश करके महिला को उसके शरीर से सारे अंडे निकाल लिए जाते हैं। तो आपका इंजेक्शन और पिकअप से अंडे निकालने की प्रक्रिया को oocyte रिट्रीवल या ओपीयू बोलते हैं। तो इसका ऑलमोस्ट 12 दिन का प्रोसीजर है, ठीक है। सो 10 से 12 दिन रोज़ इंजेक्शन लेना है और अगले 35 डेज़ में 35 आवर्स में महिला के शरीर से हम एग्स निकालिए। जिस दिन एग्स निकाले जाते हैं उसी दिन हस्बैंड भी सीमेन सैंपल देते हैं और फिर जो प्रक्रिया महिला के शरीर में होनी है, यानी अंडे और एग को मिलके भ्रूण बनाना है, वो हम लैब में करते हैं। तो आप ऑन एन एवरेज समझ लीजिए कि 2 वीक्स में 2 वीक्स के दौरान महिला के शरीर से एग निकल गए और बाकी की जो प्रक्रिया होगी वो लैब में होगी। लैब में भ्रूण बनता है, डे 3 भी भ्रूण हो सकता है या फिर डे 5 ब्लास्टोसिस्ट। यूजुअली डे 5 आज के एरा में डे 5 यानी ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में आज के डेट में हम लोग फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि जिस साइकिल में हम एग निकालते हैं और स्पर्म से एग और स्पर्म मिला के भ्रूण बनाते हैं, उसी साइकिल में हम वो भ्रूण महिला के गर्भाशय में वापस ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। उन एम्ब्रियोज़ को हम फ्रीज़ कर देते हैं, फ्रीज़ करके -196 डिग्री पे उसको स्टोर करते हैं और उसके बाद महिला का नेक्स्ट साइकिल में उसके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को प्रिपेयर करके भ्रूण ट्रांसफ़र किया जाता है। जब ये फ्रोज़न एम्ब्रियो, जिन भ्रूण को हम -196 पे फ्रीज़ कर देते हैं, ये भ्रूण की लाइफ, इसको अगर हम इस स्टेट में रखें तो ये 5 से 10 साल भ्रूण ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस में, IVF के केसेस में ऐसे भी होता है कि मान लीजिए भ्रूण 4 या 5 बन गए हैं और पहली बार में महिला की प्रेगनेंसी फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ही आ गई और उनको फ्यूचर में और भी बच्चे चाहिए, तो यही भ्रूण जो फ्रोज़न है वो 2 से 3 साल के बाद भी उसको ट्रांसफ़र करा के उनका नेक्स्ट बच्चा भी हो सकता है। यानी जो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी अभिनेत्री ऐसा कराई कि वो अपने एग्स फ्रीज करा लिए हैं। एग फ्रीज़ कराना और एम्ब्रियो फ्रीज़ कराना ये डिफरेंट है। अच्छा। एग फ्रीज़ कराना यानी कि जैसे कि हमारा आपका शुरू में डिस्कशन हुआ था कि आजकल महिलाएं अपने करियर को लेके बहुत करियर भी महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, जिसके कारण वो लेट से शादियां कर रही हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने ये भी डिस्कस किया था कि महिलाओं की जो पीक फर्टिलिटी होती है वो 24 से 30 के बीच में होती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, अंडों की संख्या और अंडों की गुणवत्ता भी कम होती जा रही है। और हमारे साउथ एशियन पॉपुलेशन में स्पेशली 35 के बाद अपने अंडे से प्रेगनेंसी धारण करना, उसके चांसेस कम हो जाते हैं और मिसकैरेज का रेट बढ़ जाता है। इसीलिए आजकल एग फ्रीजिंग, यानी महिलाओं को एग फ्रीजिंग एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर वो लेट से शादी कर रही हैं, वो करियर ओरिएंटेड हैं, ऑब्वियसली करियर के कारण या किसी भी कारण से अगर शादी लेट हो रही है तो एग फ्रीजिंग का ऑप्शन है, जिसके कारण वो जब भी शादी करें तो वो उन्हीं एग के माध्यम से गर्भधारण कर सकती हैं। एग फ्रीजिंग का बेस्ट टाइम है लेट 20s, यानी आप 27, 28, 29 या फिर अर्ली 30s, 31, आप 34, 35 के पहले या लेट 20s में अगर आप अपना एग फ्रीज करा लेते तो वो बेस्ट टाइम है। 35 के बाद एग फ्रीजिंग का ऑप्शन डेफिनेटली जब भी आप अवेल करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट चांसेस जो प्रेगनेंसी के होंगे या तो आप एग फ्रीज कराना तो लेट 20s या अर्ली 30s में कराइए। और भ्रूण यानी एम्ब्रियो फ्रीज इज़ अ डिफरेंट थिंग। एम्ब्रियो जब आपकी शादी हो गई है लेकिन आपको नेचुरली, यानी जैसे हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं और प्रेगनेंसी होती है वैसे नहीं हो रही है और उस समय आपको IVF के लिए जाना पड़ रहा है, तो उस समय भ्रूण बनाया जाता है हस्बैंड के स्पर्म और वाइफ के एग्स के साथ, और उस भ्रूण को हम फ्रीज करके भी रख सकते हैं सालों साल। मैम, आप हमें ये भी बताइए कि बार बार जो महिलाएं हैं वो प्रयासों के बावजूद, अगर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि प्रयास वो कर रहे हैं बट वो उनका गर्भावस्था जो है वो नहीं हो पा रहा है, वो उसमें नहीं आ पा रहा है, तो मैम आप इस पे बताइए कि वो जो महिलाएं हैं वो तनाव में आ जाती हैं, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
इनके लिए आजकल काउंसलिंग सेशंस होते हैं। ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट होता है वो फाइनेंशियली साइकोलॉजिकली ड्रेनिंग होता है कपल्स के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी ये काफ़ी साइकोलॉजिकली ड्रेनिंग होता है। तो इन महिलाओं या इन जोड़ों को साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं। आजकल हर IVF सेंटर में काउंसलर्स होते हैं जिनकी मदद से, जो इनकी मदद करते हैं स्पेशली ट्रीटमेंट के दौरान, सो दैट इनका स्ट्रेस कम रहे, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान भी अगर कपल स्ट्रेस में है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रीटमेंट पे भी पड़ता है। तो इनको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिकल काउंसलर्स जो आते हैं उनकी मदद लेनी चाहिए। वो इनकी हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेस कम करने में, तनाव कम करने में। मैम, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो महिलाओं को अगर गर्भावस्था नहीं हो पा रही है या फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो वो जानने के लिए वो कौन सा टेस्ट कराएंगे कि जिसमें उनको समस्याएं आ रही हैं जानने के लिए? देखिए, अगर कोई भी महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है तो ये सिर्फ महिला का ही टेस्ट कराना नहीं ज़रूरी होता है। पुरुष प्रेगनेंसी सिर्फ महिला की जिम्मेदारी नहीं है। जब भी आप गर्भधारण की बात कर रही हैं तो कपल एज अ यूनिट एक्ट करते हैं, यानी महिला में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पुरुष में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एज अ कपल उनको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, और जो जांच होता है वो पुरुष और महिला दोनों का होता है। पुरुष का एक बेसिक जांच होता है सीमेन एनालिसिस, और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स पाए गए तो फिर उनका डिटेल में अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट होता है। जहाँ तक महिलाओं की बात हो गई, महिला का बेसिक 3 स्टेज में 3 चीज़ों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच होता है। एक तो गर्भाशय के बारे में जानना होता है कि यूट्रस महिला का ठीक है नहीं, उसके लिए अल्ट्रासाउंड हो गया। दूसरा, एग, महिला का अंडाशय कैसा है, और ओवेरियन रिजर्व यानी अंडाशय में अंडे की कितनी है, क्वांटिटी और क्वालिटी। उसके लिए एक जो टेस्ट है वो एक तो एज हो गया, एज इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन की महिला की क्वालिटी कैसी होगी एग की। दूसरी AMH, दूसरा एक ब्लड टेस्ट होता है AMH, जिससे हम महिला के ओवेरियन रिजर्व यानी कि उनमें कितने अंडे बचे हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं जी। वो AMH हो गया। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी हम ये जान सकते हैं कि उनके अंडे कितने बचे हैं, जिसको कि मासिक के दूसरे से तीसरे दिन एंट्रल फॉलिकल काउंट अल्ट्रासाउंड करके हम इस बारे में जान सकते हैं। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो हमें महिला के ट्यूब्स यानी फेलोपियन ट्यूब्स खुले हैं या बंद है, उनका फेलोपियन ट्यूब पेटेंसी जांच करनी होती है। तो उसकी जांच या तो HSG के माध्यम से हो सकती है या लैप्रोस्कोपी और विद डाई टेस्ट के माध्यम से होती है। तो कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड HSG के माध्यम से हम महिलाओं की जांच करते हैं, और पुरुषों में एक बेसिक टेस्ट है सीमेन एनालिसिस। जी। मैम, आप हमें ये भी बताएं कि अगर कोई महिला गर्भावस्था में है और जो पुरुष हैं अगर उनको तनाव है तो क्या उस दौरान बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है? अगर कोई पुरुष तनाव में है तो फर्क पड़ सकता है महिला को? देखिए, आप यहाँ पे बेसिक वही है कि फैमिली एक यूनिट होती है, यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं होता है। अगर पुरुष तनाव पे है तो उसका इम्पैक्ट महिला पे भी आना ही आना है, और अगर महिला तनाव में है तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे आना है। तो फैमिली अगर हार्मनी में नहीं है तो डिसहार्मनी तो बच्चे तक भी आएगी ही। मैम, आखिरी संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाहती हूँ? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब अगर कोई भी कपल महिला गर्भधारण करना चाहती है तो गर्भधारण के बाद या उस समय उनको डॉक्टर नहीं बल्कि प्री कंसेप्शन पीरियड में ही उनको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, और प्री कंसेप्शन पीरियड में ही कुछ टेस्ट और दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। स्पेशली थायराइड, ये भी बहुत कॉमन है इंडिया में, और अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसके कारण अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो मिसकैरेज हो जाता है। तो प्री कंसेप्शन पीरियड में ही आप अपने डॉक्टर से मिलें और कुछ टेस्ट और दवाइयाँ शुरू कर दें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो आए और आप दर्शकों को इतना सारा सुझाव दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आई मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आइए देखते हैं गर्भधारण में समस्याएं से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। बांझपन एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिला गर्भधारण करने की कोशिश करने के 1 साल बाद भी गर्भवती नहीं हो पाती हैं। ओव्यूलेशन संबंधी विकार, एंडोमेट्रियोसिस,
कम शुक्राणुओं की संख्या या कम टेस्टोस्टेरोन के कारण गर्भधारण करने में समस्या आ सकती है। उम्र बढ़ने के साथ बांझपन का जोखिम बढ़ता है। अगर 1 वर्ष से अधिक समय से गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं तो आपको किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। बांझपन के कारणों का पता लगाने के लिए पुरुष और महिला दोनों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। महिलाओं की प्रजनन क्षमता 30 की उम्र के बाद कम होने लगती है, इसलिए अगर आप 35 वर्ष से अधिक की हैं और गर्भधारण करने में परेशानी हो रही है तो जल्दी से विशेषज्ञ से संपर्क करें। बांझपन के उपचार में दवाएं, सर्जरी, IVF शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। मैं अंजलि। देखते रहिए DD बिहार हमारा स्वास्थ्य। नमस्कार।